स्टूडेंट, दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है। सबने दिवाली अच्छे से एंजॉय की है। तो अभी आपको जो सेकंड यूनिट टेस्ट की जैसे जो पोर्शन आने वाला है और जो सेकंड यूनिट टर्म टेस्ट में होने वाला है, उसमें से जो दूसरी इकाई में जैसे 8 लेसन बताए गए हैं। 8 में से अब इसमें भी आपको 6 लेसन करने हैं। तो 6 लेसन में से हम 8 लेसन में से कोई भी 6 लेसन लेंगे। तो पहले दूसरी इकाई का फर्स्ट लेसन है, जैसे पोयम है पंपा सर। अब यहाँ पे है पंपा सर में ये कविता लिखी है नरेश मेहता जी ने। ये कविता किसने लिखी है? नरेश मेहता जी ने। अब यहाँ पे उनका परिचय बताया गया है, यहाँ पे उनका परिचय दिया है। नरेश मेहता क्या है कि उनका परिचय है। उनका जन्म हुआ था 1922 में शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में। मृत्यु हुई थी 2000। परिचय है कि दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में वे प्रसिद्ध थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता नरेश मेहता जी उन शीर्षस्थ यानी जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं उन रचनाकारों में से एक है, जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। यानी उनमें क्या थी, जैसे काव्यों को पहचानने की या रचनाओं को पहचानने की जो भारतीयता की एक गहरी दृष्टि होती है, ऐसी दृष्टि उनमें थी। साथ में जैसी है अपनी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, जिनमें विषयानुकूल भावपूर्ण प्रवाह है। यानी उनकी भाषा कैसी थी? संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी और उसमें विषयानुकूल भावों के अनुसार उन्होंने अपनी भाषाओं को यहाँ पे प्रवाहित किया हुआ था। अब यहाँ पे उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कितना अकेला। उसके बाद है आकाश यानी उनका है आकाश क्या है? यात्रा संस्मरण यानी जैसे अपने जो उन्होंने यात्रा की थी उसके हर एक पहलू का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। चैत्या, उसके बाद अरण्य, उसके बाद आखिर समुद्र से तात्पर्य। अब ऐसे यहाँ पे उनके कविता संग्रह भी बताए गए हैं, उत्तर कथा भी बताई है 2 भागों में। अब यहाँ पे एकांतवास में जैसे 2 एकांत उपन्यास है। शबरी भी एक उपन्यास है। संशय की एक रात है, ये खंड काव्य है। ऐसे इनके यहाँ पे प्रमुख कृतियाँ, बहुत सारी कृतियाँ यहाँ पे बताई है। सिर्फ ये आपके परिचय के लिए ये सब कुछ बता रही हूँ। एग्ज़ाम में ये नहीं आता, पर आपको कवि का परिचय देने के लिए और कवि का परिचय देते समय ये सब कुछ आपको, जैसे नरेश मेहता जी का नाम लिया तो ये आँखों के सामने आना चाहिए। अब इसके बाद है उनके पद्य संबंधी कुछ बातें। अब जैसे पद्य संबंधी कुछ बातें हैं तो उनका पद्य संबंधी ये जो कविताएं है वो शबरी खंड काव्य से लिया गया है। यहाँ पर कवि क्या है? नरेश मेहता जी ने पंपा सरोवर के पास मुनियों के आश्रम और बटुक जन के क्रियाकलाप, वहाँ के पशु पक्षी, प्रकृति सौंदर्य आदि का बड़ा मनोरम वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। जैसे प्रकृति से संबंधित उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। अब ये क्या है कि जैसे प्रस्तुत कविता में नरेश मेहता जी खंड काव्य के माध्यम से यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं।
तो खंड काव्य के माध्यम से वो कुछ बताना चाहते हैं। अब ये इस कविता में कवि ने ये बताया है कि जैसे शबरी कौन थी, कि राम की भक्त थी। शबरी कौन थी? राम की भक्त। शबरी ने जैसे कविता में कवि ये बताना चाहते हैं कि राम भक्त शबरी ने पंपासर नामक झील की प्रसिद्ध, यानी झील की प्रसिद्धि सुनी रखी थी, यानी सुन रखी थी, यानी वो झील बहुत अच्छी है, ऐसे किसने सुना था? उस समय में शबरी ने सुना हुआ था। पंपासर पहुंचकर उन्होंने देखा वहाँ अनेक बड़े बड़े ऋषियों के मुनियों के आश्रम थे। शबरी की क्या इच्छा थी? जो राम की भक्त थी और उसकी इच्छा थी कि वो उस झील का उसने बहुत नाम सुना हुआ था, प्रसिद्धि सुनी हुई थी, और वहाँ पहुँच के उसने क्या किया? उन ऋषि मुनियों के आश्रम में गई हो, क्योंकि उसने उन ऋषि मुनियों के आश्रम के बारे में या वहाँ की सुंदरता के बारे में बहुत बातें सुनी हुई थी। जहाँ यज्ञ होते रहते हैं, वेद पाठ होता है, यानी उसमें क्या होता है? पंपासर में जैसे उन्होंने ये सुना था कि यहाँ पे यज्ञ होती है, वेद पाठ होता है, आश्रम में होने वाले क्रिया कलाप, प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने विस्तृत एवं मनोरम वर्णन भी इस कविता के माध्यम से किया है। यानी जैसे आश्रम में क्या होता था उससे रिलेटेड, या उससे जो काम क्रियाकलाप, एक दूसरे से बातें, या संस्कृति, या जो अच्छा ज्ञान दिया जाता था, इससे रिलेटेड जो बातें हैं इसमें बताई गई है। अब पंपासर, जैसे नरेश मेहता जी ने ये कविता लिखी है, और राम की जो भक्त थी शबरी, उसे देखने की इच्छा थी पंपासर क्या है। अब इसके माध्यम से इस कविता का मैं आपको आगे परिचय देती हूँ, इस पंक्ति के माध्यम से। अब है एक एक, जैसे आपको हाथ में पेंसिल लेनी है, जो हार्ड वर्ड्स लगेंगे वो वर्ड्स भी आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे है पहला शाल, और जैसे शाल और सौगन की जो वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर शबरी ने। क्या था कि जैसे यहाँ पे क्या है कि शबरी ने कुछ सुन रखा था। शाल यानी एक प्रकार का वृक्ष, शाल यानी एक प्रकार का वृक्ष। अब सागौन यानी एक प्रकार का वो भी वृक्ष, जैसे साग का वृक्ष है और शाल का वृक्ष। अब पंपासर का मतलब लिखना है, पंपासर दक्षिण भारत में स्थित पंपा नामक सरोवर। पंपासर का क्या मतलब है? दक्षिण भारत में स्थित पंपा नामक सरोवर। अब यहाँ पे जैसे उस सरोवर के बारे में बताया गया है। अब शाल और सागों के वनों में, अब इस दो पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ आपको। कवि कहते हैं राम भक्त शबरी ने कभी सुना था, किसी के मुख से सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम होते हैं, या बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम है। वे क्या करते हैं कि सदा ही वो ऋषि मुनि सुन रखा था कि ऐसे बड़े बड़े वनों में, जैसे राम भक्त शबरी ने ऐसे सुना था कि वहाँ पे ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम होते हैं, और वो जैसे उस समय में वो ऋषि मुनि सदा ध्यान यानी ज्ञान और ध्यान में डूबे रहते हैं, मग्न रहते हैं, यानी भगवान का ज्ञान भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं, दोनों ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और ज्ञान भी। तो ये उन्होंने सुन रखा था। अब उन्होंने ये भी सुना है पंपासर में
बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। पंपासर में क्या सुना था? पंपासर उनके आश्रम में तप और आराधना के तीर्थ, यानी तप भी है और आराधना भी है। ऐसे तीर्थों के दो समान स्थान हैं जहाँ पे शबरी ने उन ऋषि मुनियों के दर्शन, जैसे शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए शाल और सागों के वनों को पार कर कर कहाँ पे पहुँची थी? पंपासर पहुँची थी। यानी शाल और साग के वनों को पार करके वो कहाँ पे पहुँची थी? पंपासर पहुँची थी। तो पंपासर कैसे पहुँची थी? ऐसे वनों को पार करते हुए वो पंपासर पहुँची थी। और पंपासर के माध्यम से ही अब यहाँ पे इस जैसे शबरी भक्ति राम की, पर उन्होंने उस पंपासर सरोवर के बारे में सुना था, इसलिए वो उन यानी वहाँ पे वो भक्त हो गई थी और वो लीन होना चाहती थी।